हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीएस टेक डिजिटल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजीटी जीआरसी नेट जेआरएफ के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 44 हल करेंगे, जिसमें हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, पहला टॉपिक होगा हमारा राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। फ्रेंड्स, एकदम सिलेबस पे आधारित आपको इसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है फ्रेंड्स, तो कोई बात नहीं, क्योंकि दो टॉपिक है तो प्रश्न भी ज़्यादा होंगे। तो आप लोग ये ज़रूर से देखिए कि आप लोग इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न कर पाते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं फ्री हो चुका हूँ थोड़ा, आप डेली आप लोगों को कम से कम दो प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 44 को हल करते हैं और देखते हैं राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण में सबसे पहला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न देखिए हमारा कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, क्या है? सरकार का प्रमुख है। बी दिया है राष्ट्र का प्रमुख है, या सी सरकार एवं राष्ट्र दोनों का प्रमुख है, या डी उपयुक्त किसी का नहीं। तो फ्रेंड्स, जो भारत का राष्ट्रपति है वह राष्ट्र का प्रमुख है, यानी कि ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव सॉरी फ्रेंड्स, लाया जा सकता है किसके लिए? चोरी के लिए, दांडिक अपराध के लिए, या संविधान के अतिक्रमण के लिए, या कर्तव्य की अवहेलना के लिए। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पे महाभियोग का जो प्रस्ताव लाया जा सकता है इन चारों ऑप्शन में से यदि राष्ट्रपति क्या करता है, संविधान का अतिक्रमण करते हैं, तो उनके ऊपर क्या है, महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव होने तक भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? बहुत आसान सा प्रश्न है फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है इसका आंसर सभी लोग समझ चुके होंगे। स्क्रीन पे आपके चार विकल्प हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, CR राजगोपालाचारी। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति से संबंधित है? ए लोकसभा को विघटित करना, बी संसद के दोनों सदनों को आहूत करना, सी संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करना, या डी दिया है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, यह राष्ट्रपति से संबंधित तीनों हमारे कार्य हैं, तो यानी उपयुक्त सभी जो ऑप्शन है यानी कि डी ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार नहीं है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, या डी ए और बी दोनों पर। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राज्य सूची। देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न होंगे आपके टीजीटी पीजीटी जीआरसी नेट जेआरएफ के लेवल के प्रश्न हैं। ठीक है, आमतौर पे जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि इंटर लेवल की परीक्षा हो गई या हाई स्कूल लेवल की कोई कंपटीशन की परीक्षा होती है, उसमें इस तरह के प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि उसमें सीधा सीधा आपके जो चर्चित प्रश्न होते हैं वे देखने को मिलते हैं। लेकिन आपके टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ जैसे एग्जामों में क्या होता है कि थोड़े से आपको डीप प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 स्किप कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं, निम्नलिखित किस संघ शासित क्षेत्र के संबंध में अंतिम विधायी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? ए है आपका लक्षद्वीप, बी है दादर एवं नगर हवेली, सी है दिल्ली, तथा डी दिया है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा दिल्ली। कौन सा? ऑप्शन सी दिल्ली हो जाएगा राइट आंसर प्रश्न नंबर 7 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 8। फ्रेंड्स, आप लोग भी अपने आपको देखिएगा कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, जरूर से आप लोग चेक करिएगा। तो प्रश्न नंबर 8 को देखिए क्या प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के अंदर संसदीय स्वीकृति आवश्यक होती है?
ए 14 दिन, बी 15 दिन, सी 1 माह और डी दिया है 2 माह। तो प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा 1 माह। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग 14 दिन पे मत चले जाइएगा, ठीक है, 1 माह होगा राइट आंसर, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, 1 माह होगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किसके प्रतिवेदन पर करता है? ए राज्य के मुख्यमंत्री, बी राज्य के राज्यपाल, सी राज्य के मुख्य न्यायाधीश या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो राष्ट्रपति होता है किसी भी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करता है तो वह राज्यपाल के, ठीक है, प्रतिवेदन पर करता है। किसके? राज्यपाल के, उस राज्य का जो राज्यपाल होता है उसके अनुसार, ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाने पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार होगा फ्रेंड्स, यहाँ एक बार हो गया है, एक बार होगा, ठीक है। एक बार में कितने समय तक के लिए लागू होता है? ए 3 माह, बी 6 माह, सॉरी फ्रेंड्स 6 माह, और सी दिया है 12 माह तथा डी दिया है 1 माह। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 10 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 6 माह, ठीक है। कितना? 6 माह होगा राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि ये जो 6 माह था अब इसे बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया है, ठीक है। कितना? 12 माह कर दिया गया है, लेकिन अभी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा 6 माह ही होगा, ठीक है। ये प्रश्न थोड़ा सा पुराना है तो 6 माह ही होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न, देखिए आ गया वही प्रश्न। और ए दिया है आपका 18 माह, बी दिया है 15 माह, सी दिया है 12 माह तथा डी दिया है 9 माह। तो प्रश्न 11 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी है 12 माह, ठीक है। कौन सा? सी होगा 12 माह। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। किस संघ शासित क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन पहली बार लागू हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न। किस संघ शासित क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन पहली बार लागू हुआ? एकदम अच्छा प्रश्न आपके एकदम लेवल के लिए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा गोवा, ठीक है। गोवा जो संघ शासित क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे पहली बार संघ शासित की बात हो रही है, राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, कहाँ पे? गोवा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। किस संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक नहीं है? ए धन विधेयक, बी संविधान संशोधन विधेयक, सी आपातकाल लागू करने संबंधी विधेयक, डी संविधान की प्रस्तावना में संबंधी विधेयक। तो प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, संविधान संशोधन विधेयक। कौन सा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा नहीं लेता? बहुत अच्छा प्रश्न। ए संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, बी दिल्ली विधानसभा के सदस्य, सी पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य तथा डी 29 राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में हमारी संसद के दोनों सदनों में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वे भाग नहीं लेते हैं फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रश्न नंबर 14 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है राष्ट्रपति के पद रिक्त होने के कितने दिनों के अंदर राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होने आवश्यक हैं? ए 12 महीना, बी 3 महीना, सी 6 महीना, डी 24 महीना। तो प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो कम से कम जो होता है उस चुनाव कराने का जो अवधि होती है वह 6 महीना होती है, यानी 6 महीना के अंदर ही क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक होता है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 6 महीना। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद को निपटाता है कौन? उपराष्ट्रपति,
निर्वाचक मंडल, सर्वोच्च न्यायालय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे निपटाता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का संबंध किसके संविधान से है? ए जापान, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो प्रश्न नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी इजी प्रश्न था। तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए कह रहा है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ए प्रधानमंत्री, बी राज्यपाल, सी महान्यायवादी और डी दिया है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और महान्यायवादी तीनों की ही नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, लोकसभा के निर्वाचन हेतु अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है? ए निर्वाचन आयोग, बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी राष्ट्रपति तथा डी उपयुक्त सभी के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी होगा राष्ट्रपति। ठीक है, कौन सा? राष्ट्रपति। ऑप्शन सी राइट आंसर और प्रश्न नंबर 19 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, यह उल्लेख है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वह एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। यह किस अनुच्छेद में, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास, ए अनुच्छेद 55 में, बी है अनुच्छेद 54 में, सी है अनुच्छेद 63 में और डी दिया है उपयुक्त किसी में नहीं। तो प्रश्न नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख मिलता है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 54 में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति पद के लिए कौन अर्हता नहीं है? ठीक है, यानी उसकी कौन सी योग्यता नहीं है इसमें से? ए है आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, बी है 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, सी है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहरित होनी चाहिए, या डी शिक्षा व विधि शास्त्री होना चाहिए। तो इन चारों में से राष्ट्रपति पद के लिए अर्हता कौन सा नहीं होना चाहिए, आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन डी जो दिया है शिक्षा व विधि शास्त्री होना चाहिए, उसके लिए कोई अर्हता नहीं रखी गई है। ठीक है, बाकी जो तीन है राष्ट्रपति पद के लिए अर्हता होनी चाहिए। तो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 21। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए कह रहा है कि सॉरी फ्रेंड, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है किसमें? ए संसद में, बी लोकसभा में, सी प्रधानमंत्री में और डी दिया है राष्ट्रपति में। तो प्रश्न नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, जो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है वह आपके राष्ट्रपति में होती है, लेकिन यह क्या होता है, एक नाम मात्र होता है राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन वास्तविक जो शक्ति होती है वह किसके पास होती है? तो वह किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, तो उसका जो संचालक होता है प्रधानमंत्री। तो प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर हमारा कौन सा होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है, धन विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी स्पीकर, डी दिया है प्रधानमंत्री। तो प्रश्न नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, धन विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य हमारा प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, कौन? प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए कह रहा है कि केंद्र में अध्यादेश कौन जारी करता है? बहुत अच्छा प्रश्न। ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी दिया है स्पीकर। प्रश्न नंबर 24। तो फ्रेंड्स, जो केंद्र में अध्यादेश जारी होता है वह हमारा प्रधानमंत्री के द्वारा जारी होता है। ठीक है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि आज भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति कैसे स्पष्ट करेंगे? वर्तमान की बात कर रहा है कि इस समय आप भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति की स्थिति है उसे कैसे स्पष्ट करेंगे। ऑप्शन है आपके पास, ए धर्मनिरपेक्ष नाम मात्र का प्रतीकात्मक अध्यक्ष के रूप में, या बी राज्याध्यक्ष के रूप में, या सी शासनाध्यक्ष के रूप में, या डी नाम मात्र का अध्यक्ष के रूप में।
तो फ्रेंड्स आज यदि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति की स्थिति यदि हमको स्पष्ट करना होगा तो उसे हम लोग राज्याध्यक्ष के रूप में स्पष्ट करेंगे। ठीक है, किसके रूप में? राज्याध्यक्ष के, यानी राज्य का क्या है वह अध्यक्ष है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 25 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए कह रहा है राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 40 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी दिया है 25 वर्ष। तो फ्रेंड्स सभी लोगों को पता है कि राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु होती है वह 35 वर्ष होती है। कितनी? 35 वर्ष। तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है राष्ट्रपति का वेतन कितना है? देखिए फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके इस वीडियो में ज़रूर से बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि इस टॉपिक को सभी लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। तो देखिए आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है? ए है आपका 1,25,000, बी दिया है 1,50,000, सी दिया है 1,00,000, डी दिया है 1,10,000। तो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है 1,50,000। ठीक है, हो सकता है इसमें कुछ बढ़ा हो तो फ्रेंड्स डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपका बी ही राइट आंसर होगा, 1,50,000 यानी कि 1,50,000। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 27 का। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए कह रहा है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। ए 5 वर्ष बाद, बी 6 वर्ष बाद, सी 4 वर्ष बाद, डी दिया है 2 वर्ष बाद। तो राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है 5 वर्ष बाद। ठीक है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है राष्ट्रपति निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से किसी विवाद पर संवैधानिक सलाह देता है? ए है अनुच्छेद 139, बी अनुच्छेद 143, सी है अनुच्छेद 148, डी है अनुच्छेद 149। तो प्रश्न नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 143। कौन सा? अनुच्छेद 143। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? ए मंत्रिपरिषद, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी दिया है मंत्रिमंडल। तो प्रश्न नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखिए कह रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न। ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 75, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 61। तो फ्रेंड्स भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है? ए 75I, बी 75 मतलब डबल आई, सी 78A, डी 78B। तो प्रश्न नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा 78B। ठीक है, कौन सा? 78B। आपको 78B न समझ में आया तो आप ए बी करके यानी अ ब भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, आपको कभी कभी प्रश्न में देखने को भी मिल सकता है अ और ब। ठीक है, तो वही बी कहिए या ब कहिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखिए क्या कह रहा है भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किससे मिलती है? ए ग्रेट ब्रिटेन की सामग्री सामग्री सॉरी फ्रेंड, इसमें लिखा है साम्राज्ञी। ठीक है, बी दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति, सी है फ्रांस के राष्ट्रपति और डी दिया है ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो प्रश्न नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन के साम्राज्ञी। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 33 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 देखिए क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि कौन राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुआ? फ्रेंड्स इस प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि कौन राष्ट्रपति द्वितीय पसंद, ठीक है, द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुआ? अच्छा, ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास से वी गिरी, बी है नीलम संजीवा रेड्डी और डी सी दिया है फखरुद्दीन अली अहमद, डी है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो
तो प्रश्न नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सॉरी फ्रेंड बी नहीं, ए होगा, वीवी गिरी। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन ए वीवी गिरी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 देखिए क्या कह रहा है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया, उनका निर्वाचन किसने किया? बहुत अच्छा प्रश्न फ्रेंड्स, देखिए कितना घुमा दिया प्रश्न है। प्रश्न में कुछ है नहीं, लेकिन बस केवल घुमा के पूछा है। प्रश्न कह रहा है कि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया, उनका निर्वाचन किसने किया? तो फ्रेंड्स ऑप्शन आपके पास है, संविधान प्रारूपण समिति ने किया था, या संसद ने किया था, या आम जनता ने किया था, या संविधान निर्मात्री सभा ने। तो फ्रेंड्स उनका निर्वाचन संविधान निर्मात्री सभा ने किया था। किसने? संविधान निर्मात्री सभा ने, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 36 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 देखिए क्या कह रहा है। यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखते हैं ऑप्शन आपके पास क्या क्या है। ऑप्शन ए है आपके संसद में बहुमत दल के नेता को, या राज्यसभा में बहुमत दल के नेता को, या विवेक का प्रयोग कर अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को, या डी किसी को भी नहीं। तो फ्रेंड्स यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसे इतना अधिकार है कि वह अपने विवेक के वह अपने इच्छा अनुसार विवेक के देखता है कि किस पार्टी के नेता को क्या किया जाए लोकसभा का, ठीक है, जो कि उसे बहुमत नहीं प्राप्त है, उससे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए। तो वह अपने विवेक के अनुसार इस पर क्या करता है, निर्णय लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह की कंडीशन आपको हमारे भारत में ज़रूर कई बार देखने को मिला है फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर से जानते होंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विवेक का प्रयोग कर अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से संबंधित सबसे पहले प्रश्न को। तो फ्रेंड्स सबसे पहला प्रश्न हमारा देखिए क्या है इस टॉपिक के दूसरे टॉपिक का। तो दूसरा टॉपिक का यानी कि प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से संबंधित पहला प्रश्न हमारा है, सुपर कैबिनेट कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए कभी इस तरह का नाम आपने सुना था कि सुपर कैबिनेट? देखिए सुपर कैबिनेट कहा जाता है किसे? ए है रक्षा विदेश वित्त एवं गृह मंत्रालय को, या योजना आयोग को, या प्राक्कलन समिति को, या राष्ट्रीय विकास परिषद को। तो फ्रेंड्स सुपर कैबिनेट हमारे रक्षा विदेश वित्त एवं गृह मंत्रालय को कहा जाता है। किसे? रक्षा विदेश वित्त एवं गृह मंत्रालय को। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि सार्वजनिक धन का प्रहरी होता है कौन? रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय बैंक, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो फ्रेंड्स जो सार्वजनिक धन का प्रहरी कहा जाता है उसकी देखरेख करने वाला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी दिया ए और बी दोनों, तथा डी दिया उपयुक्त किसी का नहीं। तो प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रधानमंत्री होता है वो आपका लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों का सदस्य होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तथापि यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्न में से किस में निहित होती है? ए मंत्रिमंडल में, बी मंत्रिपरिषद में, सी प्रधानमंत्री में, डी दिया है उपयुक्त सभी में। तो प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो इसमें ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स राइट आंसर, मंत्रिमंडल में। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा, मंत्रिमंडल में निहित होती है, यानी प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है। संघ का आर्थिक मंत्रिमंडल है, संघ का आर्थिक मंत्रिमंडल है कौन? योजना आयोग, बी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सी संसद, डी दिया है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, योजना आयोग। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए कह रहा है
विभिन्न राज्यों के विशेष अनुदानों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? संसद द्वारा। बी है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। सी है केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा। डी दिया है योजना आयोग द्वारा। तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, योजना आयोग द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा सुनिश्चित होती है? योजना आयोग द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है? मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी प्रधानमंत्री, डी दिया है राष्ट्रपति। तो प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? ए संसद का सदस्य, बी लोकसभा का सदस्य, सी राज्यसभा का सदस्य, डी उपयुक्त कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए होगा, संसद का सदस्य। ठीक है, कौन सा? ए संसद का सदस्य राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए कह रहा है कि मंत्रिपरिषद में शामिल है कौन? कैबिनेट मंत्री, बी राज्य मंत्री, सी उप मंत्री, डी दिया उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, मंत्रिपरिषद में आपके कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तीनों ही शामिल होते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है? मंत्री मंत्री पद से पद त्याग के लिए कोई मंत्री अपना पद त्याग पत्र संबोधित करेगा किसे? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, डी दिया है राज्यसभा के सभापति को। तो प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो अपना मंत्री जो अपना पद त्याग पत्र संबोधित करेगा वह किसको? राष्ट्रपति को करेगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए कह रहा है भारतीय सम परीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान होता है कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी दिया है वित्त मंत्री, सी है भारतीय महान्यायवादी, सी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए कह रहा है कि मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती। ठीक है, किससे? किसी मंत्री के पद त्याग से, या प्रधानमंत्री की मृत्यु से, या सी प्रधानमंत्री के पदच्युत से, या डी दिया है प्रधानमंत्री के पद त्याग से। तो मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती आपके यदि किसी मंत्री की क्या होता है उसका वो त्याग पत्र देता है तो उससे मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती। लेकिन यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दें, या उन्हें पदच्युत कर दिया जाए तो मंत्रिपरिषद क्या होती है? पूर्ण रूप से विघटित हो जाती है। तो प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, किसी मंत्री के पद त्याग से मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री के वित्तीय कार्यों में निम्न में से क्या शामिल है? ए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं प्रमाणित करना, बी वित्त आयोग की नियुक्ति करना, सी बजट तैयार करके संसद में पेश करना, डी दिया उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बजट तैयार करके संसद में पेश करना। ठीक है, यह क्या है? प्रधानमंत्री के कार्यों में शामिल है। ठीक है, कौन से? वित्तीय कार्यों में शामिल है। कौन सा? बजट तैयार करके संसद में पेश करना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है? निम्न में से मंत्रिमंडल का प्रमुख कार्य क्या है? ए वैदेशिक संबंधों का नियंत्रण, बी राष्ट्रीय नीति निर्धारण, सी विभिन्न विभागों के बीच समन्वयकारी कार्य, या डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, कौन सा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है? रक्षा मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने का अर्थ है। ठीक है, क्या है? यदि रक्षा मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? समूचे मंत्रिमंडल का त्यागपत्र, बी दिया है मात्र उसी का त्यागपत्र, डी दिया है केवल प्रधानमंत्री का त्यागपत्र, डी दिया है उपयुक्त में से कोई। तो मुझे लगता है गेस कर चुके होंगे आप लोग इसका आंसर। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, समूचे मंत्रिमंडल का त्यागपत्र। यानी ठीक है, यदि रक्षा मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो समूचे मंत्रिमंडल का त्यागपत्र ठीक है हो जाता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या, ठीक है, किस प्रकार होती है? मंत्रिमंडल के समान होती है, बी मंत्रिमंडल से कम होती है, सी मंत्रिमंडल से अधिक होती है, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो संख्या होती है यह मंत्रिमंडल से अधिक होती है। ठीक है, क्या होती है? मंत्रिमंडल से अधिक होती है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ए संसद के प्रति, बी लोकसभा के प्रति, सी राज्यसभा के प्रति, डी दिया प्रधानमंत्री के प्रति। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी दिया है स्पीकर। तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री को शपथ हमारे राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 का। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि वह प्रधानमंत्री जो बिना संसद में विश्वास मत जीते प्रधानमंत्री रहा। बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो संसद में बिना विश्वास मत जीते प्रधानमंत्री रहा? ए मोरारजी देसाई, बी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, सी चंद्रशेखर, और डी दिया है लाल बहादुर शास्त्री। तो प्रश्न नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो चौधरी चरण सिंह थे वह क्या थे? बिना संसद में विश्वास मत जीते ही प्रधानमंत्री रहे थे। कौन? चरण सिंह, यानी चौधरी चरण सिंह, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री संपूर्ण शासन तंत्र की धुरी होता है, यह कथन किसका है? फ्रेंड्स हो सकता है वीडियो लंबी हो रही है, आप लोग बोर हो रहे होंगे, तो बस 2 3 प्रश्न और हैं, हम इसके बाद रोक देंगे वीडियो को। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20 का। देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए दिया है मोरारजी देसाई, बी दिया है पीट दी यंगर, सी है चर्चिल, डी दिया है लास्की। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा लास्की। देखिए ये कथन है, इस कथन को आप नोट कर लीजिएगा। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री को संपूर्ण शासन तंत्र की धुरी होता है, यह किसने कहा है? लास्की महोदय ने कहा है। किसने? लास्की ने। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, कथन संबंधित सारे कथन को आप रट डालिए। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ए है आपका कैबिनेट मंत्री, फिर है इसके बाद स्वतंत्र प्रभार मंत्री, इसके बाद है राज्य मंत्री, फिर इसके बाद है उप मंत्री, और बी दिया है कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री, सी है राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, डी है आपका कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा सही क्रम है वो है हमारा ऑप्शन ए कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में निम्न में क्या शामिल है? ए बजट तैयार कर संसद में पेश करना, बी भारत के आकस्मिक निधि से किए जाने वाले व्यय को नियंत्रित करना, सी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं प्रमाणित करना, डी समय समय पर वित्त आयोग की नियुक्ति करना। तो प्रश्न नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स, बजट तैयार कर संसद में पेश करना। ठीक है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 22 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है। राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपयोग कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्य मंत्रिमंडल, डी दिया है संसद। तो प्रश्न नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी राज्य का मंत्रिमंडल। ठीक है, यानी राज्य मंत्रिमंडल, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 का। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। इस प्रश्न के बाद हम लोग वीडियो को रोक देंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है फ्रेंड्स। बाकी प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आइए लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी बीपी सिंह और डी दिया है चंद्रशेखर। फ्रेंड्स राजीव गांधी के शासनकाल में जो दल बदल विरोधी कानून था वह विधेयक पास हुआ था। किसके? राजीव गांधी के शासनकाल में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का। तो फ्रेंड्स जिन लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा तो आप लोग ज़रूर से ये अपने आप को आंके होंगे कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को लगे कि कोई प्रश्न डाउटफुल है तो आंसर में कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस प्रश्न को आप लोग लिख के दीजिएगा। मैं उस पे स्पष्टीकरण देने की पूरी कोशिश करूँगा। उस प्रश्न के बारे में ज़रूर देखूँगा कि आखिर ये प्रश्न किस तरह से आप लोगों के संशय में है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।